हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 2 का जो लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था 9th नंबर का, उसका डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका टेस्ट कराया गया था 23 और 24 अक्टूबर को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कुछ फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सैटरडे संडे में आपका सीजीएल का लाइव टेस्ट होगा और वेडनेसडे में आपका सीएचएसएल का जनरली टीयर 2 का लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मूव फॉर्म में वहाँ पे दिख जाते हैं। जो ये टेस्ट दिया था लगभग 9690 कैंडिडेट्स ने दिया था, और इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों का जो स्कोर था 217 से 252 के बीच में रहा। एवरेज स्कोर काफ़ी कम था, स्कोर इस टेस्ट में 192 था, तो सेफ स्कोर भी इसका काफ़ी कम जाने वाला है। अगर देखें तो मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ के साथ ही अटैच कर दिया था, जैसे जैसे आप मॉक दे पा रहे थे आप अपना वहाँ पे सॉल्यूशन चेक कर सकते थे। अगर टोटल स्टूडेंट्स का स्कोर देखें कंप्यूटर सेक्शन में, तो एवरेज स्कोर रहा है 20 मार्क्स, मीडियन स्कोर रहा है 21 मार्क्स। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं 45 आउट ऑफ 45 करने वाले 4 स्टूडेंट्स थे। इसी तरीके से अगर मैं 15 या 15 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 2749 एस्पिरेंट्स थे आउट ऑफ 3507 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल जो 360 मार्क्स का पेपर होता है जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो उसमें लगभग 9656 कैंडिडेट्स का डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। उनका क्या क्या स्कोर आया, 340 या 340 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 1 कैंडिडेट हैं सिर्फ। ठीक है, 300 या 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 31 कैंडिडेट्स हैं। 360 या 360 से ज़्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 947 कैंडिडेट्स के आसपास है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से हो सकता है, अगर आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो आप, तो 250 से 260 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो तो 250 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर करने के आपके चांसेस बनेंगे। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उससे भी आपके 15 से 20 नंबर और कम हो जाएंगे, जो सेफ स्कोर के लिए होगा। एससी कैटेगरी में 15 नंबर मान लो, क्योंकि यहाँ पे हार्ड पेपर होता है तो वेरिएशन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है सेफ स्कोर में। ठीक, अगर मैं ओवरऑल देखूं सारे सेक्शंस का मिला के जो एवरेज स्कोर आया बच्चों का वो 191.31 192 ये मान के चलिए आप। मीडियन स्कोर 220 आया है। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर 320.93 आया है। ये टॉप 15 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स देख सकते हैं। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको 250 के आसपास बन रहा है तो यहाँ पे 82.9 परसेंटाइल के आसपास आपका इस पर्टिकुलर टेस्ट में जा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 180 में से इस पर्टिकुलर टेस्ट में सेफ स्कोर सिर्फ हमारा 120 के आसपास है। 120 या 120 से ज़्यादा अगर आपके नंबर आए हैं तो यू आर ऑन द सेफ जोन। ठीक है, ये सही स्कोर माना जाएगा सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 2 के लिए, जीके एंड इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा इस पर्टिकुलर टेस्ट में 130 नंबर। बाकी आप स्टूडेंट्स का स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल आपका 250 प्लस है, तो अच्छे चांसेस हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो जब मुश्किल पेपर होता है तो उसमें आप कम स्कोर करते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अगर मुश्किल से मुश्किल पेपर अगर एसएससी का आएगा तो इससे मुश्किल तो एसएससी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाँ, इस तरीके के पेपर के लिए भी हम रेडी हैं, हमने इस तरह का पेपर भी देखा हुआ है, तो एग्जाम में जाके एकदम सरप्राइज नहीं हो सकते आप। बाकी जो एक्चुअल एग्जाम का जो लेवल होगा इससे थोड़ा सा कम ही होगा, तो हम लेवल वैसे भी थोड़ा सा हाई रखते हैं। ये वाला थोड़ा और ज़्यादा हाई हो गया था। बाकी जो अगला टेस्ट होगा सीएचएसएल मॉक टेस्ट है, उसका लेवल कोशिश करेंगे हम बिल्कुल एग्जाम जैसा बनाने की, क्योंकि वो लास्ट मॉक होगा हमारा जो फ्री मॉक होगा सीएचएसएल का टीयर 2 का। उसके बाद सीजीएल के टीयर 2 के लाइव टेस्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे अपडेट्स थे, जैसे सीपीओ की फाइनल आंसर की टीयर 1 की, और उसके मार्क्स आउट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एसएससी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आंसर की लिंक ये आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर की के लिए। रेलवे ने अपना रिवाइज शेड्यूल जारी किया है पेपर्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या डेट रहेगी किस किस एग्जामिनेशन की। जैसे एएलपी आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। आरपीएफ एसआई 2 से लेके 12, टेक्नीशियन 18 से 29, और जेई एंड अदर्स 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक कराया जाएगा। तो अब जो सीजीएल टीयर 2 की डेट है, जहाँ तक अभी लग रहा है, हो सकता है वो 29 दिसंबर के बाद आपका कभी कराया जाए। ठीक है, ये उम्मीद लग रही है, तो हो सकता है जनवरी में स्टार्टिंग में या मिड में आपका टीयर 2 सीजीएल का कराया जाए। अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है, बाकी डेट तो कुछ भी हो सकती है, तो दिसंबर एंड तो के हिसाब से आप रेडी रहें। बाकी जनवरी तक भी हो सकता है आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन खिंच जाए। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैथ्स का सॉल्यूशन अब डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। आज के इस सेशन में सीएचएसएल लाइव टेस्ट 9 जो कंडक्ट कराया गया था, इसके मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्स का लेवल यहाँ पे अच्छा रखा गया था, तो देखना कैसे हम क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर लेते हैं
और जिन लोगों का स्कोर ज्यादा कम आता है तो वो जरूर सारे सेशंस देखिए कीजिए जिसमें मैं खुद सॉल्यूशन आपको कराता हूँ, जिससे आपका बेटर अप्रोचेस भी समझ में आए, क्वेश्चन को कैसे करना है, और आप लोग ना बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड हो कि मैं CHSL Tier 2 को टारगेट कर रहा हूँ तो CHSL के ही मार्क्स दूंगा, मैं CGL Tier 2 को टारगेट कर रहा हूँ तो CGL के ही मार्क्स दूंगा। ठीक है, अगर आप इस मॉक में देखेंगे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने एज इट इज बस वैल्यू चेंज करके CGL के लाइव टेस्ट 1 में डाले हुए थे, और उसमें मैंने छोटा तरीका भी बताया था आपको कैसे करना है, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें आए तब भी बच्चों को काफी दिक्कत आई इसमें करने में। तो आप CGL Tier 2 टारगेट कर रहे हो या फिर CHSL Tier 2 टारगेट कर रहे हो, मॉक्स आप दोनों दो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, और लेवल भी हम मेंटेन करके रखते हैं दोनों तरह के मॉक्स का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आरबी पे आपको पता है हम मॉक्स का लेवल अच्छा ही रखते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना है अगर आपको डिफिकल्ट पेपर भी दिख जाए। पहला क्वेश्चन था साइन ए प्लस कोस ए √3 के बराबर है, हमें इसका मान बताना था क्या है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपका CGL 2024 Tier 1 में आया था, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी, सेकंड स्टेटमेंट को चेंज कर रखा था, जो पूछा गया था हमने थोड़ा सा बस वो बदल दिया। कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कोसेक 2a साइन 2a, कोसेक 2a क्या हो जाएगा 1/sin 2a, तो मैं इसे 2/sin 2a लिख सकता हूं, और यहाँ पे भी sin 2a लिख सकता हूं। क्लियर है, अब sin 2a आपको पता है 2 cos से sin a होता है, तो 2 cos और sin, और यहाँ पे प्लस 2 cos और sin, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब sin थीटा प्लस cos थीटा दे रखा है, cos थीटा sin थीटा का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसे स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो मेरे पास ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin cos आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 बचेगी, ये हमें पता है 1 होता है, 1 3 में से घटाऊंगा तो 2, तो 2 sin cos कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, कुछ चेंज ही मत करो। अगर ये 2 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2, ये 2/2 बचेगा मेरे पास, 2 sin cos की जगह 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा 1, 1 + 2 कितना आ गया मेरा 3 आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर, क्योंकि एक इक्वेशन एक वेरिएबल था तो वैल्यू अपनी मर्जी से आप एज्यूम नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब ये वाला सवाल भी एसएससी में कितनी बार पूछा जा चुका है कि इस नंबर इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए इससे। अब हम जब कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उससे पूरी इक्वेशन को जो भी चीज दे रखे होते हैं उसे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो घटा दो, तो आपका जो पार्ट है वो डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसे 2x - 1 से डिवाइड, इसे 2x - 1 से डिवाइड करना है तो, और बताना है रिमाइंडर क्या होगा, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट तरीका समझा हुआ है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा और दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा और इससे इसे डिवाइड करना है, तो इसे हम किसके बराबर कर देते हैं, इसे 0 के बराबर कर देते हैं। तो आप कहेंगे सर 2x - 1 अगर 0 है तो मेरा x आ गया यहाँ पे 1/2, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, और जो भी वैल्यू बचेगी मेरे पास वो क्या आएगा, रिमाइंडर। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1/2 को पुट कर दूंगा तो ये 1/8 आएगा, 4/8 ही आ जाएगा 1/2, माइनस 12/4 आएगा तो ये बचेगा 3, 14/2 आएगा तो ये बचेगा 7, और यहाँ पे -3, तो मेरे पास यहाँ पे -3 -3 -6, 7 में से घटाऊंगा तो 1, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। क्या ये रिमाइंडर बच रहा है? और अगर 3/2 को ही मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ये अगर इस वैल्यू में से घटा दिया जाए इस एक्सप्रेशन में से तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, या डिविजिबल हो जाएगा वो पूरी तरीके से। अगला सवाल हमारे पास कहता है शिवम ने कुछ पैसे स्कीम ए में निवेश करे, कुछ इस तरीके 16% पर एनम की ब्याज दर से 2.5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। जो स्कीम ए में पैसा निवेश किया गया है उसका 6 गुना पैसा स्कीम बी में निवेश किया गया है। यहां पे ब्याज की दर है 10%, टाइम है 3.5 ईयर्स का, ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है। टोटल इंटरेस्ट जो बना वो इतना बना, तो हमें बताना है कि स्कीम बी में कितना पैसा खर्च किया गया है। तो किस तरीके से करेंगे, मैं मान लेता हूं स्कीम ए में जो पैसा खर्च किया गया है वो 100% है, तो स्कीम बी में कितना हो जाएगा 600%। 600% का हम मान निकाल लेंगे, सोल्व करके देखते हैं। हम जनरली क्या होता है प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं लेके चल रहा हूं। तो आप कहेंगे सर स्कीम ए में 16% के हिसाब से 2.5 ईयर, 16 × 2.5 कितना हो गया 40%, इतना ब्याज मिलेगा। स्कीम बी में मेरे पास क्या है 6 गुना पैसा है, तो 6 से गुना कर देंगे बाद में। ब्याज की दर है 10%, टाइम है 3.5,
10 इंटू 3.5 35, 35 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो कितना आएगा मेरे पास, 35 इंटू में 6 210, तो ये आ जाएगा 210%। इतना ब्याज मिला। ये किसके बराबर है इन दोनों का सम, ये 6250 के बराबर है। हमें किसका मान बताना है, हमें 600% का मान बताना है। तो सॉल्व करेंगे यहां पे मेरे पास 250% इसके बराबर हो गया 25, 0 से 0 गया, 25 से काटूंगा तो 25 ही जाएगा, तो 1% मेरा किसके बराबर आ गया, 25 के। हमें किसके बराबर बताना है, 600%, तो इंटू 600 और इंटू 600। 25 इंटू में 6 कितना होता है, 150 और 2 जीरो और, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 15,000। क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। मैंने जनरली क्या था, जो ए ने पैसा निवेश करा उसे 100% मान लिया, तो मैंने कहा था यहाँ पे 16% के सबसे 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40%। ऐसे अब इसका 6 गुना लेना है तो 6 से गुना कर देंगे। अगर मैं लिखूंगा तो मैंने कुछ ऐसे किया है, 6 इंटू में 3.5 इंटू में 10, तो इतना परसेंट क्या हो गया मेरा ब्याज, ये हो गया 210%। हमें किसका मान बताना है, जो ए पे पैसा निवेश किया गया था उसका 6 गुना, तो 600% का मान बताना है। सोल्व करके आंसर निकाल लिया। आई होप क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का सवाल एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में बहुत बार पूछा गया। कहता है k प्लस 1 अपॉन के अगर इसके बराबर है तो आप बता दो k की पावर 6 प्लस 1 अपॉन k की पावर 6 का मान क्या होगा। दो तरीके हैं, पहले या तो आप k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर निकाल लो, या फिर आप फिर इसका क्यूब कर देना, वरना पहले आप k की पावर 3 प्लस 1 अपॉन k की पावर 3 निकाल लो, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली मैं प्रेफर करता हूं पहले क्यूब निकाल लो, क्योंकि फिर स्क्वायर काफी चीजों के निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि स्क्वायर की ट्रिक्स भी हमें बहुत पता होती हैं, तो हम इजीली कर पाते हैं। तो पहले चलो ये वाला करते हैं, हम ये वाला काम निपटा लेते हैं। अगर k प्लस 1 अपॉन के मेरा v के बराबर है तो k क्यूब प्लस 1 अपॉन k क्यूब किसके बराबर होता है, v, मतलब डेट इज 6√3, ब्रैकेट में 6√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 3 108 माइनस में 3, ये तो आया 105। 105 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 630√3, तो ये आ गया मेरे पास 630√3। अगर मुझे k की पावर 6 प्लस 1 अपॉन k की पावर 6 चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर -2, तो मेरे पास 630 का होल स्क्वायर इंटू में 3 लिख सकता हूं, और यहां पे मेरे पास -2, ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे, देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी सबकी सेम दे रखी है, सेकंड लार्ज डिजिट भी, तो यूनिट डिजिट से नहीं कर सकता, पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है, 63 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें। और 50 के आसपास के स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू बता भी रखा है। 63 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 50 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 ऐसे आ जाएगा, 25 में 13 जोड़ा तो 38 और 139, ये बन गया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और माइनस में 2। देखो अभी भी मेरी जो कंफ्यूजन है वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन अभी भी काफी करनी पड़ेगी, और लास्ट की 4 डिजिट तक भी ऑप्शंस काफी सिमिलर हैं, तो पूरा का पूरा सोल्व कर लेंगे हम। बाकी इसे डिजिट सम से भी आप ट्राई कर सकते थे, वो भी मैं आपको भी करके बताऊंगा छोटा तरीका क्या हो सकता था। और तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे मेरे पास 2, यहाँ पे 39 इंटू में 3119, यही आएगा, -2 कर दूंगा इसके अंदर तो 98 और ये 60119। क्या आंसर बना मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने उस बच्चे के लिए बताया कि भैया पूरी कैलकुलेशन करनी है मुझे, तो कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, तो पहले हम जनरली क्यूब करते हैं, बाद में स्क्वायर वाला ऑप्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बाकी अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कह सकते थे, जब आप यहाँ पे आ गए थे, मान लो यहाँ पे 630 की जगह भी मुश्किल वैल्यू आ जाती है, आपको नहीं करना, तो आप डिजिटल सम भी तो यूज कर सकते हैं। अगर मैं डिजिटल सम लगा के देखूं यहाँ पे 4 ऑप्शन में मेरे पास क्या क्या चीजें जा रही हैं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 63 है, 9 से कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 9 से कट जाएगा, तो डिजिटल सम 0 आ गया। यहाँ पे बचा -2, 0 -2, तो -2 बचा। डिजिटल सम क्या होगा, जब भी नेगेटिव में जाए तो उसमें +9 कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ गई 7। इसका डिजिटल सम मेरे पास क्या आएगा, 7। अब सारे ऑप्शंस में चेक करो क्या क्या आ रहा है, जहां जहां 9 है तो कट ही गया, 8 और 1 9 कट गया, 1 और 5 6 और 8 14 14, 4 + 1 5 डिजिटल सम।
इसका क्या आएगा, 9 कट गया, 9 कट गया, 15 बन रहा है। ये डिजिटल सम कितना आएगा, 5 + 1 6, ये नहीं हो सकता। इसका अगर मैं करूंगा तो 9 से 9 एलिमिनेट होगा, 8 5 13 14 15, अगेन इसका डिजिटल सम 6 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या आएगा आंसर, यही आएगा। अगर आप पूरा करके देख लें, 9 9 हट जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, 6 + 1 7 बचेगा मेरे पास डिजिटल सम। ठीक है, तो डिजिटल सम से भी और वरना यूनिट डिजिट से किसी ना किसी तरीके से हो ही जाता है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलूं आगे मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ गया। दो ट्रेन है, एक की लेंथ 180 मीटर है और एक की 220 मीटर है, पैरेलल ट्रैक्स पे चलती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 25 सेकंड लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो 10 सेकंड लगेंगी। तो हमें बताना है इन दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड्स क्या होगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड को अगर मैं x मान लूं और दूसरी ट्रेन की स्पीड को y मान लूं, तो आप कहेंगे सर जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव x + y। स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जब दो ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना होता है तो टोटल डिस्टेंस उनकी लेंथ का सम हो जाता है, और इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 400। टाइम कितना लग रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 10 सेकंड, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं जो एक्स वाली ट्रेन मैंने मानी है, जिसकी स्पीड एक्स मानी है, वो फास्टर है, तो अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी। अगेन कितना डिस्टेंस कवर करना है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, दोनों का सम दैट इज 400 लेंथ का, और टाइम कितना लग गया 25 सेकंड। 400 को 25 से करोगे तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 16 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब x की स्पीड निकालने के लिए आप कहेंगे सर इन दोनों को सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा x। ये कितना आ गया 40 + 16, 56 डिवाइडेड बाय 2 28। y कितना आ जाएगा मेरे पास, अब यहां पे निकाल लो, 28 रख दिया तो यहां पे आ जाएगा 12। वरना आप ऐसा भी कर सकते थे, इसमें से इसे घटाया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तब भी आपको मिल जाता। अब हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 5/18, सॉरी 18/5, और यहां पे भी 18/5। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 से तो ये कट नहीं रहा पूरा का पूरा, तो ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो 10 बन जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू बचेगी मेरे पास। अगर आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई करना चाहे, देखो जैसे स्टार्टिंग क्या देखता हूं तो इसकी सेम है, बाकी अलग है। ऐसे उधर भी ये है मेरे पास, पहले ज्यादा वाला दिखा रखा है, बाद में कम वाला। तो ज्यादा वाले की अगर मैं यूनिट डिजिट देखता हूं तो 8 2 16, 6 8 48, पॉइंट के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 8। अगर पॉइंट के बाद 8 आ रही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है चारों में, यही करेक्ट हो सकता है, ज्यादा वाला। और दूसरे का भी निकालना चाहो तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 5 और 2 10 बन जाएगा, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू वो हटाने के लिए मैंने करा, तो 8 2 16, 6 2 12, तो पॉइंट के बाद आएगा 2, पॉइंट के बाद 2, यही आंसर आएगा मेरा, और कोई हो नहीं सकता। क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ गया, तो थोड़ा सा टाइम बचाया जा सकता है, वरना पूरी कैलकुलेशन करोगे तो कर ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है PQ एक कोड है 24 सेंटीमीटर लेंथ की एक सर्कल पे, जिसका रेडियस 37 सेंटीमीटर है। चलो बना लेते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी एक कोड की लेंथ हमने दे दी 24, रेडियस है 37। चलो टेंजेंट्स एट P and Q intersect at T। ये P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं। P और T पे अगर टेंजेंट्स बनाऊं मैं तो वो कहां पे टकराती हैं, एट पॉइंट T। तो यहां से यहां एक टेंजेंट ये जा रही, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं T। फाइंड द लेंथ TP, ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ साथ चलिएगा, क्योंकि कुछ भी छुटा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इसे यहां से मिला लूं कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास रेडियस है तो ये भी मैंने रेडियस बना दिया। अब ये क्यों कर रहा हूं उस पर भी आऊंगा। अगर आप ध्यान से देखें, एक्सटर्नल पॉइंट है तो मेरे पास जो दो टेंजेंट डाली जाएंगी उनकी लेंथ बराबर होगी, तो ये भी L होगा, ये L। यहां से अगर सेंटर पॉइंट को फिलहाल O मान लूं अगर मैं, तो यहां से OR, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये फिगर क्या बन गई मेरे पास पूरी की पूरी। कौन सी फिगर की बात कर रहा हूं मैं, इस फिगर की बात कर रहा हूं। क्या ये काइट बन गई, पतंग बन गई। और पतंग की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं,
कि अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, ये लाइन कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर भी बनता है और इसे बाइसेक्ट भी करता है इस वाली लाइन को। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब इतनी चीज समझ में आ ही चुकी है, तो आप कहेंगे सर ये पूरी की पूरी लेंथ अगर 24 थी तो ये वाली वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा मेरे पास 12। मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, ये 90 डिग्री है तो 37 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 35 के साथ, तो ये वाली दूरी भी आ गई 35। मुझे निकालना क्या है, मुझे एल का मान निकालना है। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस एंगल को पकड़ लूं तो एल कब आएगा, ये इसका एक तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, टेंजेंशियल था, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। और क्या पता है मुझे, यहाँ पे इसका बेस पता है, तो टेन थीटा मैं कह सकता हूं, टेन थीटा किसके बराबर, ये हो जाएगा L बाय 37। कौन से ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में अभी मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब यहां पे छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो इसमें भी ये एंगल थीटा ही है, और ये किसके बराबर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज 12 और बेस इज 35। तो मेरे पास यहां पे आंसर आ चुका है। लेंथ हो गया 37 इंटू 12, 12 7 जा 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 36 और 8 44 डिवाइडेड बाय 35। ऑप्शंस देखो क्या आंसर आ रहा है, दूर दूर है, पास पास है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे हैं यार, डायरेक्टली कर सकते हैं। कितने टाइम जाएगा, लगभग 12 टाइम जा रहा है, बाकी तो बहुत दूर हो गए, तो 12.680 सही आंसर आएगा। ठीक है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, काफी लेंदी भी था, ये लास्ट में करने वाला सवाल था, फिर भी जिसे फिगर बना के एकदम क्लिक नहीं करा उसे लास्ट में करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मैं डालूंगा। इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में कई बार हमने देखा है, कहता है एक प्रीशियस स्टोन है जिसकी कॉस्ट वेरी करती है एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अब गलती से क्या हो गया, ये स्टोन टूट गया, किस रेशियो में, 9:4:1 में। अब इसे बेचने पे जो सोलर को जो सेलर जो बेच रहा है उसे जो पैसे मिले वो 352 रुपीज कम मिले, किससे, जो इसे मिलते हैं अगर ये एज ए होल बेच देता। तो हमें बताना ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। तो मैं कह सकता हूं यहां पे सर P1 बाई P2 किसके बराबर हो जाएगा, W1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय W2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, W1 अगर ये नहीं टूटता तो ओरिजिनल वेट क्या होता है इसका, आप कहते सर इन तीनों को सम कर दो, 4 + 1 5 + 9 14, 14 का स्क्वायर। अब टूट गया तो इंडिविजुअल का स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस मेरे पास 1 का स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। अगर मैं देखूं तो 14 का स्क्वायर मेरे पास 196, नीचे कितना आएगा 91, 92 और 16 98। तो ये तो मेरे पास कट रहा है, ये तो आ गया 2:1। अच्छा, अब जब ओरिजिनल उसने क्या बेचा, 352 लेस में बेचा सेकंड केस में, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का, 1 किसके बराबर हो गया 352 के। हमसे पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये वाला आ जाएगा 704। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। ठीक है, सिंपल सवाल था, कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब ये तो आपने बहुत बार इस तरीके के सवाल किए हैं। कहता है एक टीचर ने 22 किलोमीटर 7 घंटे में ट्रेवल किया। कुछ डिस्टेंस उसने पैदल ट्रेवल किया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ उसने बाइसिकल पे ट्रेवल किया 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने पैदल ट्रेवल करा। दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एलिगेशन लगा लें या बेसिक से कर लें। टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो कितना किया है 22 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है 7, तो टाइम को इक्वेट कर देते हैं। 22 किलोमीटर मैं मान लेता हूं, उसने हमसे पूछा क्या है कितना डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया है, तो मैं मान लेता हूं उसने x डिस्टेंस पैदल ट्रेवल किया है। पैदल की स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लगा होगा। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया 22 माइनस x। किस स्पीड से, बाइसिकल पे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम कितना हो गया 7। सोल्व करके आपको x का मान बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो बेसिक से एलसीएम ले लूंगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस x बचेगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस 22 है, और ये 7 4 जो 28 माइनस 22 x आ गया 6। ठीक है,
तो यही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं हमारे पास। कहता है अर्जुन और प्रिया के पास कुछ मार्बल्स हैं। प्रिया के पास 18 मार्बल्स ज्यादा है किससे? अर्जुन से। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, अगर उन दोनों के पास दो दो मार्बल्स और होते तो 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल जो प्रिया के पास है वो बराबर हो जाते 7 टाइम्स ऑफ द मार्बल जो अर्जुन के पास है। हमें बताना है कि कितने मार्बल्स प्रिया के पास इनिशियली थे। तो मेरे पास क्या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है? बिल्कुल है। सोल्व कर लो, अपना आंसर निकाल लो। आपको प्रिया के मार्बल्स बताने हैं जो कि a+18 है, तो प्रिया की जगह a+18 यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? a+20। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5a बनेगा, यहाँ पे 7a है तो मेरे पास बचेगा 2a। 5 इंटू 18 19 हो गया, 90 हो गया। 7 इंटू 2 14। 90 में से 14 को घटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 76, और a आ गया मेरे पास यहाँ पे 43। सॉरी ये 20 था तो 100 था, ये 86 आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 43, और अगर ये 43 हो गया तो मेरे पास ये कितना आएगा? 43 प्लस 18, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 61। प्रिया के पास कितने मार्बल्स हो गए? 61। ठीक ठीक ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सिंगल डिस्काउंट बता दो जो कि इन तीनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर सक्सेसिव है ना, पहले 12% का डिस्काउंट दिया, तो अगर मेरे पास कीमत जो है 12% क्या होता है? 3/25, तो मैं कहूंगा 25 है तो कितने का बेचना चाह रहे हैं? 22 पे बेचना चाह रहे हैं। फिर मेरे पास 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 1/5 होता है, तो 5 का है तो 4 का बेचना चाह रहे हैं एक कम करके। और 9 1/11% का मतलब क्या होता है कि अगर 11 है तो एक कम करके 10 का बेचना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं कुछ कट रहा है क्या? 5 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास ये, और 11 से काटूंगा तो भी 2 आ जाएगा, 2 2। तो 4 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 25। कितना डिस्काउंट हो गया? 9 का डिस्काउंट हो गया 25 पे, तो 100 पे कितने का होगा? 25 इंटू 4 100 होता है, तो 9 इंटू 4 36। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड एक सवाल है, फटाफट से देखेंगे। मेरे पास ऐसी कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ABCPQRS। उसमें कहता है कि PR और QS एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो QS हो गया, ये PR हो गया, ये O पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट करा दिया। लाइंस PA एंड RC आर परपेंडिकुलर टू QS। PA और RC, चलो अगर मैं ये RC को इधर बना लूं थोड़ा सा, और PA को थोड़ा सा इधर बना लूं, तो ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। ऐसी बनेगी कुछ फिगर हमारी, कुछ इस तरीके से कि AP बराबर हो जाए CR के, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो गई। OQ मेरे पास 15 है, और OP हमारे पास 10 है। हमें बता दो PR का मान क्या होगा? P और R, ये दूरी हमें बतानी है कि कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे इस फिगर के अंदर, ये इजीली मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दो एंगल बराबर हो गए, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल इसमें भी। तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल, तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो 180 माइनस सम ऑफ दीज टू वो इक्वल आना ही है। ठीक है, तो ये अल्फा ये वाली साइड और ये 90 डिग्री, अल्फा ये वाली साइड 90 डिग्री। तो ASA प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल ये और ये आपस में क्या हो गए? कोंग्रुएंट हो गए। अगर कोंग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये वाली साइड मुझे दे रखी थी यहाँ पे PA कितने बराबर दे रखा था? AP दे रखा था, OP हमें 10 दे रखा था ये वाली साइड,
तो ये वाली साइड ओपी किसके बराबर आ जाएगा, ओपी बराबर आ जाएगा मेरा आर ओ के, ओ आर के। हमसे वैल्यू पूछिए पी आर की, तो ये ओ आर के बराबर आ गया, तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे तो पी आर आ जाएगा मेरे पास, जो कि कितना हो जाएगा 20। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एप्पल की कॉस्ट को हमने 200% से बढ़ा दिया, कंजम्पशन को 50% से घटा दिया, तो हमें बताना है एक्सपेंस कितना बढ़ेगा या घटेगा। आपको पता है एक्सपेंस किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन के बराबर होता है। तो अगर मैं रेशियो में देखूं, मैंने क्या करा, कॉस्ट को बढ़ा दिया, प्राइस को बढ़ा दिया 200% से, तो कितना हो गया 300% हो गया होगा अपने आप का। तो 3/1 पहले 1 था, तो अब कितना हो गया 200% बढ़ के 3 हो गया। एक्सपेंस ओल्ड, एक्सपेंस न्यू। कंजम्पशन की बात करेंगे, कंजम्पशन हमने 50% से घटा दी, तो पहले 2 थी, 50% होता है 1/2, 1 घटा दूंगा तो बचेगा 1। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा एक्सपेंस का न्यू वर्सेस ओल्ड, ये आ गया 3/2। कितना चेंज आया, आप कहेंगे सर 2 में 1 बढ़ रहा है 3 बनने के लिए, तो 1/2 कितना हो गया 50% होता है, 50% इंक्रीज कर गई मेरी कंजम्पशन। चले आगे कंसेप्ट के साथ, आई होप क्लियर हो गया। अगला सवाल सेके दे रखा है, इसका मान बताना है क्या होगा। अब देखो आसान, कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए इंटू में टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो ये तो कट गया। 1 + 10 स्क्वायर ए हमें निकालना है, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, वो तो सेक स्क्वायर ए ही तो होता है मेरे भाई। 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और ये किसके बराबर आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, 37 का स्क्वायर डिवाइड बाय 35 का स्क्वायर, तो 1225 डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास, 37 का स्क्वायर करूंगा तो 1369 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास इस तरह का सवाल मैंने लास्ट जो सीजीएल मेंस का मॉक 1 था उसमें भी कराया, सीएचएसएल सीजीएल 2024 टियर 1 में 2-3 सवाल आए थे बिल्कुल इस तरीके के। क्वेश्चन में कहता है कि प्रणव ने इतने रुपए 13% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, पहले साल के अंत में उसने इतने रुपए चुकाए टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। अगर उसे सेकंड ईयर के एंड में सारे के सारे पैसे चुकाने हैं तो हमें बताना है उसे सेकंड ईयर के एंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको वैसे भी लास्ट वीडियो में समझाया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो मैं मान लेता हूं उसने 1 साल के बाद कोई भी पैसा नहीं चुकाया, जो कि उसने चुकाया है उस पर बाद में आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट ये मान के चलता हूं कि उसे सारा का सारा पैसा, इतना पैसा लिया 2 साल के बाद उसे देना है, तो कितना देना पड़ेगा। अगर 13% का इंटरेस्ट रेट है, आप कहेंगे सर 2 साल का ब्याज लगेगा 13% पे, तो 13 × 2 26% हो जाएगा। 26% ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना पैसा देना है 335180 इंटू में 1.26 126% हो जाएगा ना, इतना देना है। अब इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, क्योंकि एक कुछ पैसा मैंने 1 साल पहले दे दिया टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1 साल पहले दिया ना, तो इस पे 1 साल का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड ईयर के एंड में देखूंगा तो इस पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 23060 है, ब्याज की दर है 13%, तो 1 साल के बाद इसका अमाउंट बनेगा 113%, मतलब 1.13। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा सेकंड ईयर के एंड में कितना पैसा मुझे देना है। अब देखो 4 ऑप्शंस देख रहा हूं, चारों की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकता हूं। यूनिट डिजिट सेम होती तो डिजिटल सम में ट्राई कर सकता था, ठीक है, वरना लास्ट 2 डिजिट में ट्राई कर सकता था। कोई ना कोई तरीका मुझे जरूर मिल जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जनरली यूनिट डिजिट से अगर हो जाता है आंसर तो हमारे लिए आसान रहता है, यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो मैं इसे यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास 0 है तो ये हट जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये भी 0 हटा दिया तो ये पॉइंट हट गया, और यहाँ पे तो मेरे को ये समझ में आया जो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, तो कुछ मत करो। देखो ये 2 डिजिट मैंने यहाँ पे क्या ले ली 18 ले ली, और यहाँ पे 26। 18 का टेबल मुझे याद होता है, तो 18 × 26 करूंगा, 18 6 जा 108, 10 कैरी फॉरवर्ड हो गया 36 46, तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 को छोड़ दो, मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पे 0 6 है और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 78। इसमें से इसे घटाना ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो आप देखेंगे 8 में से 8 घटा 0, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये आनी है,
और यहाँ पे क्योंकि ये बड़ा है 6 तो इसे 16 ले लेंगे कैरी फॉरवर्ड करके, 16 माइनस 7 करूंगा तो मेरे पास आएगा 9। तो जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट होगी 9 अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है। और हम देख भी रहे हैं पॉइंट के बाद तो 0 आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में ही आंसर एग्जामिनर ने दिया होगा 9। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले आगे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अपने आप ज्यादा टफ बना देते हो चीजों को। अब क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक सिस्टम है जो कि 2 पाइप के द्वारा भरना है, एक 8 मिनट में भर सकता है और एक 10 मिनट में। तो सबसे पहले टाइम लिख लेते हैं। जब भी टाइम दे रखा हो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम या फिर कैपेसिटी इनका एलसीएम, तो कैपेसिटी हो गई 40 और इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। सबको क्लियर है इतना? दोनों पाइप को साथ में खोला कुछ टाइम के लिए, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थी, कुछ फंस रहा होगा पाइप वगैरह में, जिसकी वजह से 5/8 पहले पाइप से पानी जाता है और 3/5 टोटल कैपेसिटी का दूसरे पाइप से पानी जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हट जाती है तो सिस्टम 3 मिनट में उसके बाद फिल हो जाता है। तो हमें बताना है कितने टाइम तक, कितना टाइम लगा बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, मतलब कितने टाइम तक हमारी ऑब्स्ट्रक्शन लगी रही। कहने का मतलब यही पूछना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फुल फ्लो से पानी चलता रहा। तो मैं मान लेता हूं वो टी टाइम तक ऑब्स्ट्रक्शन रही। आप देखेंगे कितना पानी टी टाइम में भरा गया होगा। पाइप 1 की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 5 है। जब ऑब्स्ट्रक्शन थी तो 5/8 ही पानी जा पा रहा था इसका, तो इसका 5/8 टाइम इतना पानी भेज रहा होगा ये 1 मिनट के अंदर। पाइप 2 3/5 भेज पा रहा था अपनी कैपेसिटी का, तो 4 × 3/5 टी टाइम में इतना पानी भरा होगा। उसके बाद 3 मिनट में तो दोनों पूरा भर ही दिया। तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 5 और 4 9 3 27 और एक इसके बराबर 40। आप देखेंगे तो मेरे पास 13 आ जाएगा, वो आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये आ गया 40, 25 इंटू में 5 125, 4 3 12 इंटू में 8 96 और ये मेरे पास आ गया टी यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 5 11 221 है ना, ये आ गया 13। आपको पता है 221 क्या होता है, 13 × 7 बहुत बार प्रीवियस ईयर में कैलकुलेशन पूछी जा चुकी है। तो ये आ गया 17। टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास 40/17, 17 2 34 बचेगा 6/17। यही आंसर है। चलें आगे। अगला सवाल पिछले मॉक में भी कराया था, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, सीजीएल 2024 के टाइप है। कहता है एक सेलर ने 15 कुकीज को 120 रुपए में बेचा, जबकि उसे 18 कुकीज देनी थी 1 किलो के अंदर। तो इसमें चीटिंग करी उसने, किसमें, नंबर ऑफ कुकीज देने में, 18 की जगह 15 ही दी। हमें बताना टोटल गेन कितने का हुआ होगा सेलर का इस ट्रांजेक्शन में, अगर उसने ये कुकीज 90 रुपीज की खरीदी थी। तो आप कहेंगे सर 120 की बेची 90 वाली, तो 30 रुपए तो सीधा सीधा प्रॉफिट कमाया जो बिना बेईमानी का है। अब बेईमानी का प्रॉफिट क्या कमाया, अब देखो 18 कुकीज आनी थी, उसने खरीदी थी 90 रुपए की, तो एक कुकीज कितने की खरीदी होगी, 5 रुपए की। और उसने कितनी कम कुकीज दी, उसे 15 कुकीज दी, 18 देनी चाहिए थी, इनका डिफरेंस है 3, तो 3 कुकीज के पैसे और बचा लिए उसने। तो 5 × 3 15 और 30 45। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म हो गया। चलें आगे। अगला सवाल, इस पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं आज के टाइम में। इस लास्ट मॉक में इसी पे बेस्ड मैंने जो क्वेश्चन कराया था कॉन्सिडेंट लाइन का करवाया था, इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डाला वो डाल दिया कि नो सॉल्यूशन वाला। अगर मेरे पास दो इक्वेशन होती है ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में अगर हमें चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो इस इक्वेशन का, इनका, तो हम कहते हैं a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, है ना। अब इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें बताना है कि ये दो इक्वेशन दे रखे, इसमें कोई सॉल्यूशन ना हो, इस तरीके से बता दो क्या आएगा। आप कहेंगे सर देखो इसका कोफिशिएंट 1 मान लेता हूं, तो 1/x का यहाँ पे क्या है 1 - a, ये बराबर हो जाएगा किसका, यहाँ पे -a आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6 y का कोफिशिएंट। और आप ये वाला पार्ट c मान लो, c1 और ये c2, इधर ले जाओगे तो माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो जरूरत नहीं है, वो कट ही जाएगा। तो आप इस साइड से भी लिख सकते हो,
तो मैं कह सकता हूं ये आएगा 2 माइनस ए और यहाँ आएगा a प्लस बी। अब ए और बी की कंडीशंस हमें बतानी है कि क्या होंगी। आप कहेंगे सर पहले वो ले लेते हैं जिसमें खाली एक वेरिएबल हो, तो अगर इन दोनों को यूज करूं तो खाली एक वेरिएबल मिल रहा है, डेट इज ए। आप देखेंगे ये मेरा 6 है, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है, तो एक काम करते हैं ये ए को एन रहने दो, 1 माइनस ए करना है ना, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे a माइनस 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब a का मान क्या क्या हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप कह सकते हैं सर a को मैं रख सकता हूं यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2। क्या ये सेटिस्फाई हो गया? 6 आ गया मेरा, हो गया, तो a का मान आ गया 3। या तो ये हो सकता है, बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a का एक और मान आ सकता है। आप चाहें तो अगर सोल्व करके देखें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, या तो बेसिक से बना लो वरना थोड़ा सा दिमाग यहीं पे लगा लो कि यहाँ पे a को क्या कर लेता हूं, अगर मैं -3 नहीं -2 रख दूं a को, तो यहाँ पे -2 -1 ये बन जाएगा -3, तो भी मुझे रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, है ना। तो a मेरा -2 भी हो सकता है। चारों ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? a का मान -3 और 3 तो दे रखा है, लेकिन 2 कहीं नहीं दे रखा, तो a का मान 3 के साथ ही मुझे जाना पड़ेगा, या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो a को अब 3 रख के यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। पार्डन में मेरा 6 और b कई बार एक सा बन जाता है, तो या हमेशा से ये एक सा बन जाता है, तो इसे ध्यान रखना थोड़ा। तो अब a की जगह अगर मैंने 3 रख दिया तो -3/6 ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 - 3 -1 और यहाँ पे 3 प्लस b के, ये 6 है, तो -1/2 माइनस से माइनस कट जाएगा 2, 3 प्लस b, ये नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो, नॉट इक्वल्स टू C1/C2 था तो नॉट इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो b आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू -1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? C करेक्ट हो गया। क्लियर, चले आगे। अनदर गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है एक ट्राइंगल है ABC, D मिड पॉइंट है BC का, CGL का एज इट इज क्वेश्चन, CGL 2024 का कॉपीड क्वेश्चन है ये, एज इट इज कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर। अगर आपने करे हैं क्वेश्चंस तो आप इजीली कर पाएंगे। D क्या है? मिड पॉइंट है BC का, DL परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और मेरे पास DM परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। DL इक्वल्स टू DM हमें दे रखा है, तो ये वाली दूरी इसके बराबर दे रखी है। हमें बताना है ट्राइंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या बनेगा इसके बारे में बताना है। वैसे तो आपको ये चीज देख के समझ में आ रही है कि अगर ये चीजें दे रखी हैं तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख ही रहा है। कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? ये राइट एंगल हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा इसका हाइपोटेनियस और ये हो गई इसकी साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं लिखूंगा भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से L से स्टार्ट कर सकता हूं, LDB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा किसके बराबर? MDC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हो जाएं, ABC ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं बड़े वाले की, तो ये आइसोसेलेस तो कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा ही होगा। चार ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है तो मेरा आंसर आ गया। बाकी हम इसमें और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन मैं किसी भी तरीके से ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर नहीं निकाल पा रहा, मुझे दिख नहीं रहा इसमें कि कुछ और चीज लग सकती है नहीं लग सकती। ठीक है, तो अगर नहीं निकाल पा रहे इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा और कोई ट्राइंगल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ऑल्दो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमें दे, अगर क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सेम चीज होल्ड करेगी कि इसके मिड पॉइंट से अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये बराबर हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में। लेकिन एक चीज और होगी कि ये वाला एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, जो कि हम इस क्वेश्चन में निकाल नहीं सकते।
देख के, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ ना जाते हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब ये वाला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1083 माइनस 1038 माइनस 1083 1038। भैया जिसने हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो तो छुएगा इस क्वेश्चन को, बाकी तो बिना छुए निकल जाएंगे। अब सोचने का तरीका क्या हो सकता है, 83 दो एंगल दे रखे हैं 83 और 38, इनमें कोई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करो कि क्या हो सकती है मेरे पास। पहले या तो हम सम करके देखेंगे 83 प्लस 38, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1 और ये आ जाएगा 121, है ना। या हम डिफरेंस देखेंगे 83 माइनस 38। अब जैसे ही मैंने डिफरेंस करा तो मेरे को समझ आया यहाँ पे आ गया यार 45। अब 45 आ गया तो कोई ना कोई रिलेशनशिप बन सकती है, 10 की फॉर्म में है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता। तो मैं कहूंगा इसे रख के देख लेते हैं, 1083 माइनस 38, तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास 1083 माइनस 1038 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1083 और 1038, और ये कितना हो गया, ये तो 1045 हो गया। 1045 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां पे आ गया मेरा 1। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, इसे इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1083 माइनस 1038 तो है ही, ये वाला भी इधर जाके माइनस का बन जाएगा 1083 1038, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1 के बराबर। चलें क्या आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिंपल सवाल है मिक्सचर का, कहता है हमारे पास 32 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 5:3। कितना इसके अंदर पानी मिला दिया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो हम उसमें हमारा 50% वाटर आ जाए। 50% वाटर का मतलब क्या है कि मिल्क भी 50% वाटर भी 50%, 1:1। हमें ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है ना। तो एक काम करेंगे, मिल्क का रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो मिल्क को इक्वेट कर देंगे, 5 हो गया। कितना ऐड करना पड़ेगा, वाटर 2 रेशियो ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, इतना सबको समझ आ गया। कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा, लीटर में बताना है। इनिशियल क्वांटिटी हमें दे रखी थी कितनी, 32, ये कितना है 8:8 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1:4 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 इंटू में 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 8 लीटर। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो कैंडिडेट्स हैं पी और क्यू, उनके बीच में इलेक्शन लड़ा जाता है। पी को 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिलते हैं और क्यू इलेक्शन जीतता है इतने वोट से। 20% लोगों ने वोट नहीं डाली और 10% जो वोट डाली गई थी वो इनवैलिड पाई गई थी। तो हमें बताना है कितने रजिस्टर्ड वोट्स रहे होंगे पोलिंग बूथ में। पता है ये क्वेश्चन बस है बहुत इजी, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। जनरली इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे दे देते कि हमारे पास एक इलेक्शन हुआ भैया, उसके अंदर 10% वोट्स क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, 20% लोगों ने वोट नहीं डाली, ठीक है, सॉरी 20% लोगों ने वोट नहीं डाली। यहां से अगर हम स्टार्ट करते कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाली, 10% वोट इनवैलिड हो गई, उसके बाद क्या हुआ, पी को 42% मिले और फिर भी वो क्यों से इतने वोट से हार गया, तो टोटल वोट्स बताओ तो इजी हो जाता। तो टोटल वोट्स को फिलहाल मैं मान लेता हूं टी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 20% ने डाली नहीं, तो कितनी वोट डली होंगी, 80%। फिर 10% इनवैलिड हो गई, तो कितनी रहेगी, इसकी भी 10% कम हो गई, तो इसकी 90% रहेगी। ये हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स हैं। पी को मिली 42% ऑफ वैलिड वोट, तो क्यू को कितनी मिली होगी, 100 में से 42 को घटाओगे आप तो बचेगा 58% ऑफ वैलिड वोट। अब जीता क्या, क्यू, कितने से, इतने वोट से। तो कितने वोट से जीत रहा है यहाँ पे, 16% से, तो इसका 16% निकालूंगा। 4/25 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वरना 16/100 आपके ऊपर है क्या लिखो। तो इतने वोटों से जीता है, ये किसके बराबर आ गया, 45360 के बराबर आ गया। सोल्व करेंगे, अपना आंसर बता देंगे हम। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लग रही है इसके अंदर, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट से, लास्ट की 3 डिजिट से आंसर हमारा निकाला जा सकता है। चलो ट्राई करते हैं, जितना हो जाएगा सोल्व करेंगे। पहले मैं 16 से काट दूंगा, तो चलो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 और ये वाली वैल्यू आ गई 25। ठीक है, और काटना चाहो तो यहाँ पे 4 से 2 काट दोगे, 5 बन जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा। डायरेक्टली चलो 4 और 4 है 9, 9 से काट के देखते हैं, कटना चाहिए 9 से, 5040। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू 4 और 4 16 है, डायरेक्टली करके देखें क्या, 16 से काट के देखो कट रहा है, या खाली 4 से काट लेते हैं पहले, 12
और यहाँ पे 3 और 5, एक सेकेंड, 12 गया, 24, 6 0, 1 2 6 0, यहां से काटेंगे तो 315। टोटल वोट्स कितनी हो गई मेरे पास? 315 इंटू में 25 इंटू में 5, 125 इंटू में 10। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट तो मेरे पास 0 आएगी, उसके बाद 5 इंटू 5 5 आएगा, कुछ ऐसे ही चलेगा। लास्ट की 2 डिजिट मुझे मिल गई तो 50। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए ट्राई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आई होप सबने इजीली कर लिया होगा। हमें पता है प्लस माइनस सेपरेटर की तरह यूज होते हैं, तो प्लस माइनस को सेपरेटर की तरह यूज करेंगे। यहां पे आप देखते चलो, देखो सबसे पहले इस इतने ब्रैकेट को अगर मैं देखूं तो पहले सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा 6 इंटू 2 12, फिर डिवाइड सोल्व होगा 60/12 5, 70 माइनस 5 करेंगे तो 65। यहां तक सबका हो गया प्लस। अब यहां पे इधर चलते हैं, 20 माइनस 10 10, फिर डिवाइड होगा 10/10 1, और ये बड़े वाला ब्रैकेट यहां पे लग गया। इतना सोल्व हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इससे पीछे का हम कर चुके सोल्व। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा मेरा जो एक प्रोसेस है वो यहां तक चल रहा है। इसे अलग करेंगे, फिर प्लस से जो वो तो दिख ही रहा है 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ये बीच वाला सोल्व करना है। तो पहले तो ब्रैकेट 6 ऑफ वाला मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू में 6 150, फिर डिवीजन वाला परफॉर्म होगा 600 डिवाइडेड बाय 154, और फिर 4 इंटू में मेरे पास 2 ऑफ 3 6, यही आएगा। तो 66 प्लस 24 प्लस 10, 90 और 10 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के बराबर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 के बराबर है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। देखो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अलजेब्रा में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। लगा दोगे तो डायरेक्टली 2 इंटू 1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आप कहोगे सर मेरे को तो याद नहीं रही आइडेंटिटी, तो मैं कैसे करता एग्जाम में? तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड कर लो। मेरे पास क्या है? 2 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से मान लो। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मैं काम कर देता हूं, ए को 1 रख देता हूं, स्क्वायर की फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बी को 0 कर देता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? ए स्क्वायर 2 के बराबर आ गया। यहाँ पे डी को 0 कर देता हूं तो सी स्क्वायर मेरा किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। अब मैंने क्या करा? बी को 0 कराया तो ये हट गया, इधर मैंने क्या करा? डी को 0 कराया तो ये हट गया। ठीक है, ए डी का स्क्वायर, डी को 0 करा था तो ये भी हट गया 0। ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर बचा खाली, ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। एरिया बताना एक ट्रायंगल का जिसकी 3 वर्टिसेस ही हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये क्या होता है? अगर वर्टिसेस ये हैं a x1 x2 y1, b x2 y1 y2, c x3 y3। काफी सारी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कुछ टीचर्स इसे शॉर्ट तरीके से भी कराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें इतना ज्यादा टाइम जो आपका लगता है पॉइंट शिफ्ट करने में, आप मन मन में करने की कोशिश करते हैं। उससे बेटर है कि आप कॉपी पेन लेके इजीली फॉर्मूला लगाएं और आसानी से आंसर निकाल लें। ना कभी कोई कंफ्यूजन होगी, ना आपको ज्यादा चीजें रटने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली करेंगे। वो भी एक्चुअली जो पॉइंट शिफ्टिंग मेथड आता है वो भी इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके आता है, तो उससे बेटर है हम फॉर्मूला ही यूज करें और अपना आंसर निकालें। 1/2 x1 मेरा है 3, फिर क्या करेंगे? इसमें से इसे घटा दो। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 माइनस 4 माइनस का 4, फिर मेरे पास यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2 का रखा मैंने, 4 माइनस 5 माइनस 1, फिर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा, फिर मेरे पास 5 माइनस 0 5। कितना ही टाइम लगेगा इस चीज को करने में? आप देखेंगे 1/2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस का 10 प्लस का 30, तो प्लस का 20 बचा मेरे पास और आंसर आ गया 10। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया है।
कहता है एक आदमी के पास 2 10 रुपए के नोट है, 4 100 रुपए के नोट है और 6 500 रुपीज के नोट्स हैं। 2 नोट्स को मैंने रैंडमली पिक करा, तो odds इन फेवर ऑफ बोथ नोट्स बीइंग ऑफ 100 रुपीज डिनोमिनेशन। अगर मैं एक रैंडमली पिक कर लेता हूं नोट, तो हमें बता दो कि दोनों नोट्स मेरे 100 रुपीज डिनोमिनेशन के होंगे, इसके odds इन फेवर क्या होंगे। अब odds इन फेवर वाला आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। odds इन फेवर का है, मान लो मेरे पास है एक इवेंट ए, ठीक है। odds इन फेवर अगर मुझे बताना हो ना, तो वो क्या होता है, ये होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सीजीएल मेंस में इसका सवाल आया था, सीजीएल 2023 में शायद टीयर 2 के अंदर इस पे सवाल पूछा गया था, odds इन फेवर। अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, आप मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, देखो मेरे पास कितने नोट्स हो गए टोटल, 2 और 4 6 और 6 12 नोट्स हो गए, ठीक है। मुझे कितने चूज करने हैं, 2 चूज करने हैं, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, आप कहेंगे सर, कहेंगे 12C2। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 12C2, जिसे आप सोल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूं 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 इंटू 11 66 हो गए। मुझे क्या चाहिए, 2 100 के नोट्स चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे मेरे, आप कहेंगे सर 4 है 100 रुपए वाले नोट्स, उसमें से 2 चूज करने हैं, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। अब ये मैंने पूरा क्यों सोल्व करा है, इसके पीछे भी रीजन है, फिर भी चलो पूरा नहीं करते तो हम डायरेक्टली भी प्रोबेबिलिटी ए निकाल लेते, उससे प्रोबेबिलिटी बी निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। बट चलो ऐसे कर दिया तो कर दिया। आप कहेंगे चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो क्या होगी सर, तो ये हो जाएगा मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेवरेबल ये है, ठीक है। नॉट फेवरेबल क्या होगा, आप कहेंगे सर टोटल में से अगर मैं इसे घटा दूं 1 को, तो मेरे पास क्या, अगर पी ए मेरे पास फेवरेबल 1 है, तो नॉट फेवरेबल क्या होगा, टोटल 11 केसेस हैं, 11 में से 1 को घटाऊंगा तो नॉट फेवरेबल आ जाएंगे 10 केसेस। तो odds इन फेवर की अगर मैं बात करूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 फेवर में 1 है, 10 फेवर में नहीं है, तो 1/10, ठीक है। इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखना चाहते थे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सर 1/11 यहां पे लिखा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट करूंगा, तो 1 माइनस 1/11 करूंगा, बात वही है, ये आपके पास यहाँ पे 1/10 ही देगा, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। चलो आगे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास एक होलो सिलेंडर दे रखा है। होलो सिलेंडर हमारा कुछ इस तरीके का होता है ना, उसके ये उसका इंटरनल रेडियस होता है और ये इसका एक्सटर्नल रेडियस हो सकता है। कहता है सम ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, ये दे रखा है मुझे 14। विड्थ क्या होगी, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा r माइनस आर, ये दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है मुझे कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बता दो मटेरियल कितनी होगा, तो वॉल्यूम कहेंगे आप एक्सटर्नल जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल वाला जो होलो पार्ट है उसकी वॉल्यूम को घटा दूंगा तो मटेरियल की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच तो कॉमन आएगा, बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर स्क्वायर और छोटे वाले सिलेंडर के लिए स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। ये कुछ और नहीं होता, ये आर प्लस आर और आर माइनस आर ही होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। तो आंसर आ जाएगा पाई, एच है 20, आर प्लस आर 14, आर माइनस आर 4, 56 इंटू 2 1120 पाई। दिस इज माई आंसर। चले आगे। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर अच्छा सवाल बनेगा तो इस तरीके का पूछ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने मुझे उम्मीद लगता है कि नहीं किया होगा शायद ये सवाल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और अच्छा भी सवाल है। कहता है एक बास्केट के अंदर हमारे पास 15 एप्पल्स हैं और 25 ऑरेंजेस हैं, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, क्योंकि टोटल तो हमें नहीं होता है, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 40 हो गए। ये मेरे पास एप्पल्स हैं और ये मेरे पास क्या है, ऑरेंजेस हैं। जिसमें से मेरे पास जो खराब एप्पल या ऑरेंजेस हैं, 5 एप्पल्स खराब हैं
और यहां पे मेरे पास 10 ऑरेंजेस खराब है। तो अगर मैं सही वाले देखूं तो मेरे पास करेक्ट जो है या राइट जो है 15 माइनस 5 10 तो एप्पल सही है और मेरे पास यहां पे 15 ऑरेंजेस सही है। यह मुझे दे रखा है। हमें दो फ्रूट चूज करने हैं रैंडमली। हमें बताना प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो दोनों ऑरेंज हो जाएं या दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे या तो ऑरेंज या फिर दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव, तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज अगर मैं निकालूं और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव निकालूं तो दो चूज करने हैं ना मुझे। तो आप कहेंगे सर ऑरेंज है 25 40 है टोटल, तो 25 में से दो चूज कर लूं, टोटल केसेस बनेंगे कितने 40 में से दो चूज करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव टोटल कितने हैं मेरे पास 40 है, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं ये अगेन ये भी कितना आ गया 25, तो नॉन डिफेक्टिव भी कितने हैं मेरे पास 25 है। तो सेम केस बनेगा 25 में से दो चूज कर लूं नॉन डिफेक्टिव और 40 C2 कर लूं। तो ये हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे बस यहाँ पे सम कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि जो अगर मैं दो नॉन डिफेक्टिव ऑरेंज चूज कर रहा हूं तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी तो होंगे, जैसे ये 15 है नॉन डिफेक्टिव ऑरेंज, हो सकता है मैं इनमें से दोनों चूज कर लूं तो वो इधर भी आ गए और ऑरेंजेस में भी आ गए, तो कंबाइंड वाला केस भी देखना पड़ेगा ना। आप ध्यान दीजिए, ये मान लो मेरे ऑरेंजेस हैं, ये मेरे पास क्या है नॉन डिफेक्टिव टोटल है, ये नॉन डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे ये जो रीजन है ये ऑरेंज भी है एंड नॉन डिफेक्टिव भी है, तो ये दोनों जगह आ रहे हैं ना, तो ये वाला तो हटाना पड़ेगा ना मुझे कि ऑरेंज भी हो और नॉन डिफेक्टिव भी हो, क्योंकि जब मैं फेवरेबल केसेस लिखूंगा तो इसमें ये भी आ गया पूरा, ये भी आ गया, ये बीच का दो बार आ गया, तो ये घटाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कहूंगा ये सबट्रैक्ट करेंगे, ये रीजन कितना होगा? आप कहें ऑरेंज भी और नॉन डिफेक्टिव भी, तो ऑरेंज भी नॉन डिफेक्टिव भी कितना है 15, तो इन 15 C2 डिवाइडेड बाय 40 C2। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। तो मैंने यहां पे क्या कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज एंड नॉन डिफेक्टिव ये काम किया है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज यूनियन नॉन डिफेक्टिव, ये भी हम पढ़ते हैं। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वही फॉर्मूला लगाया। तो 40 C2 तो कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और जिसे अगर आप सोल्व भी करेंगे तो 40 इंटू में 39 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे भी C2 सब जगह आ रहा है तो 2 कट ही जाएगा, लेकिन फिर भी लिखना चाहो लिख लो। और इसमें भी क्योंकि सब जगह कॉमन 2 आएगा ही आएगा तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने। 25 इंटू में 24, और क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल ये दोनों सेम चीज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 15 C2 है तो मतलब 15 इंटू 14 कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन खत्म है हमारी, कोई ज्यादा कुछ बड़ी कैलकुलेशन मुझे लग नहीं रही इसमें, ही काट दिया मैंने। और कुछ काट सकते हैं क्या? आप चाहो तो यहाँ पे 0 एलिमिनेट कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 2 50 इंटू 24 1200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 इंटू 15 140 210, 210 घटाना है 1200 में से, तो कितना आया 990 बचेगा। ये 40 इंटू 39, 0 से 0 एलिमिनेट कर दो, 3 से कट जाएगा 13 और ये 33, तो 33 डिवाइडेड बाय मेरा 52, दिस विल बी माय आंसर। ये अब तक का जितने भी मेंस के मॉक्स लिए हमने सीएचएसएल के सबसे डिफिकल्ट मॉक था और बहुत अच्छे सवाल थे इसके अंदर। एक एक सवाल अपने आप में चुनिंदा बहुत बढ़िया था। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन है ना इस डेटा का वो 2.8 है, अगर मैं 5 ऐड कर दूं सारी डेटा वैल्यूज में तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अरे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन में सभी वैल्यूज में कुछ भी ऐड कर दो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता? आप एक तरीके से समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, ध्यान से समझना। एक वैल्यू है मेरे पास 4, एक वैल्यू है 6, एक वैल्यू है 8, एक वैल्यू है मेरे पास 10 और एक वैल्यू है 12। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ये मिडल वैल्यू क्योंकि एपी में लिखा है तो ये एवरेज हो जाएगी मेरी एक तरीके से, है ना। जब मैं इन सभी वैल्यूज में मान लो मैंने सब में क्या कर दिया के ऐड कर दिया, तो मैंने यहां पे सब में क्या कर दिया प्लस के प्लस के प्लस के,
तो अभी भी एपी में वैल्यू रहेगी वैल्यू, या फिर मैं एवरेज में अगर सभी वैल्यूज में ऐड कर देता हूं तो आपको ये भी पता है कि एवरेज भी मेरा क्या हो जाता है, कैसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसका एवरेज है मैं फिलहाल ए लिख देता हूं, ए प्लस के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उसमें से मैं ये वाली वैल्यू अपना एवरेज वैल्यू को घटाता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं। तो आप कहेंगे सर जब मैं इस वाली वैल्यू में को घटाऊंगा इस वाली वैल्यू में से, तो जो एक के वाला पार्ट था ये तो एलिमिनेट हो गया ना फिर से। 4 प्लस के में से अगर मैं ए प्लस के को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 माइनस ए ही बचेगा ना। तो मेरे पास यहां पे पहले भी जब मैं डेविएशन निकाल रहा था, ठीक है, एक्सआई माइनस मीन कर रहा था मैं, ये म्यू सिंबल मीन के लिए यूज कर लेते हैं, तब भी मेरे पास यहाँ पे 4 माइनस ए आ रहा था, एवरेज आ रहा था। फिर यहाँ पे 6 माइनस ए आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास 10 माइनस एवरेज और यहाँ पे 12 माइनस एवरेज आ रहा था, है ना। अब भी मेरे पास क्या होगा, जब सब टर्म्स ने के को ऐड कर दिया तब भी मेरे पास यही चीज आएगी, क्योंकि के कट जाएगा। अगर मैं के को सब्ट्रैक्ट करता इन सब में तब भी सेम चीज रहती। तो प्लस माइनस करने से डेविएशन पे कोई बदलाव नहीं आया, तो मेरा ये वाला पोर्शन तो बदलेगा नहीं, ये रहेगा सेम। अगर ये सेम रहा नंबर ऑफ वैल्यूज में तो वैसे भी कोई बदलाव नहीं है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो पिछली बार था वही रहेगा, 2.8 था तो यहाँ पे भी 2.8 आएगा। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल था, जिसके कंसेप्ट अच्छे होंगे उसने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलता हूं आगे, ठीक है। बाकी ये चीजें जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें उतने ज्यादा आप निखरते रहते हैं इन चीजों में। अगला सवाल क्या आता है, एक टॉय है ना मेरा, सिलेंडर की शेप में है और उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, एक सिलेंडर बना दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया। द हाइट ऑफ द टॉय इज 25। टॉय की हाइट कहां से देखेंगे, जमीन से बिल्कुल टॉप तक देखेंगे, जो कि हो गई 25। टोटल सरफेस एरिया बता दो टॉय का, अगर कॉमन डायमीटर है 12। अच्छा, जब मैंने ये इसके ऊपर रखा था ना तो कॉमन डायमीटर टर्म दे रखी थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली रख दिया था, वरना जनरली एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है। तो कॉमन डायमीटर मतलब हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी डायमीटर 12 ही रहा होगा, तो रेडियस आ गया 6। अच्छा, अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर पहले तो ये मेरा डोम सा बन गया, तो इसका टोटल सर्फेस, इसका सरफेस एरिया निकालूंगा मैं ये वाले पार्ट का, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है हेमिस्फेयर का काउंट सरफेस एरिया, क्योंकि बॉटम वाला तो इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो वो तो टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। सिलेंडर का अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हो गया 2 पाई आर एच, और एक बॉटम वाला बच गया, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है। अच्छा, अब बारी आती है कि यार सिलेंडर की हाइट क्या होगी, टोटल 25 है, सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ इतनी है, तो 25 माइनस 6 करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू आएगी 19। अब सारी चीजें मुझे पता है, सोल्व कर लो। अगर मैं सोल्व करता हूं, यहाँ पे देखो 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर दे रखा है, तो पाई आर को कॉमन ले सकते हैं हम, 3r प्लस 2h, ये बचेगा मेरे पास। आंसर एक्जेक्ट वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। पाई क्या होता है 22/7 होता है, रेडियस मुझे कितना दे रखा है इसका 6 दे रखा है, 3 इंटू रेडियस 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 19 38, इन दोनों का सम कितना हो गया 56, 7 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 8। यूनिट डिजिट से कर लेंगे, करके देखते हैं, 8 2 जा 16 नहीं आएगा, दो ऑप्शन है, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो 8 6 जा 48, 2 जा 96, 11 को 96 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो 6 5 1 कैरी 105। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। बहुत कुछ सीखने को आपको एक सिंगल सेशन में मिला होगा। टेस्ट का लेवल काफी अच्छा था इसका, अगर मैं देखता हूं आपके एग्जाम में इतना मुश्किल नहीं आएगा। ये आपका वर्स्ट ड्रीम हो सकता है एग्जाम में अगर इस तरह का पेपर देखने को मिले कि हाँ बहुत मुश्किल पेपर जिसे हम कहेंगे मैथ्स का, लगभग ये वैसा था। ठीक है, आई होप यू लर्नड अ लॉट। आपको थोड़ा सा टाइम समझ में आएगा कैसे मैनेज करें। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे जो आप दे सकते हैं, पेड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और CHSL के जितने भी लाइव टेस्ट हुए हैं ये सारे के सारे पेड टेस्ट में मूव होने वाले हैं। 199 की टीयर 2 की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ये सारे के सारे लाइव टेस्ट CHSL के सीजीएल के सब मूव हो जाएंगे। तो जो पेड टेस्ट यूजर है वो सारे टेस्ट बाद में भी दे सकते हैं जो लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी कंप्लीट कोर्स ऑफिसर बैच के साथ सारी क्लासेस अवेलेबल रहती ही हैं।
तो आपको अगर 2025 को टारगेट कर रहे हो, ऑल दो अभी तो टीयर 2 को टारगेट कर रहे होंगे, तो अभी आपको कोई क्लास की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के आप टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई बच्चा टीयर 1 को टारगेट करके तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे टेस्ट पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और मेंस के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे टेस्ट को देखते हुए चलूं तो इट इज अ वेरी गुड टेस्ट। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। लगभग अगर एक बच्चा, अगर इसमें मैं कहूं कि सेफ कितने स्कोर माना जाए, कितने क्वेश्चंस आप कर देना चाहिए था। देखो जब इस तरह का पेपर आएगा आपको 30 के 30 सवाल नहीं करने, हर कोई बच्चा नहीं कर सकता 30 के 30, मतलब बहुत ही कुछ बच्चे होंगे सिलेक्टेड जिन्होंने 30 के 30 करे होंगे। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में अगर मैथ सेक्शन में आपने 25 भी क्वेश्चन कर दिया ना तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करते हुए आपने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन जो इजीली डुएबल थे पहले वो देख लेते हैं। देखो ये वाला इजियर साइड था, ये सबको करना था 1, ये वाला भी सबको करना था 2, ये वाला क्वेश्चन भी सबको करना था 3, ये वाला क्वेश्चन भी सबको करना था 4, ये वाला भी इजी था 5, मतलब इजी टू मॉडरेट साइड था। एक ये नहीं होता, शायद हर कोई नहीं कर पाता, तो एक डिफिकल्ट में आ गया। एक ये भी चलो डिफिकल्ट में मान लेता हूं 2, 5-2 चल रहा है अभी। ये वाला इजी था 6-2, 7-2 इजी पे क्वेश्चन। फिर हमारे पास ये भी इजियर साइड था 8-2, मतलब इजी टू मॉडरेट वाले में एक साथ लिख रहा हूं, जो डिफिकल्ट है वो। ये भी डुएबल था 9। अगर मैं इसे देखता हूं तो ये भी डुएबल था 10, ठीक है। इसे आप मॉडरेट साइड भी रख सकते हैं क्योंकि फिगर बनाना, सोचना कई बार टाइम लग जाता है। तो चलो इसे मैं थोड़ा बेटर साइड कर देता हूं, 9 और 3। एडवांस मैथ्स काफी बच्चों ने नहीं पढ़ी होती तो दिक्कत आती है। ये इजी था 10-3, उसके बाद 11-3 इजी था। ये थोड़ा सा जिसने भैया लास्ट मॉक नहीं दिया होगा, जिसने मेरे से ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत आई होगी। तो इसे चलो आपके कहने पे मैं इसे भर देता हूं डिफिकल्ट साइड। तो अब हम हैं 11-4 पे, जिसे थोड़ी दिक्कत आई होगी। ये मॉडरेट साइड क्वेश्चन है, काफी बार इस एग्जाम में पूछा गया है, तो इट्स अप टू यू, आपने कराया नहीं करा, करना चाहिए था ये, ठीक है। 12-4 ये इजी था, 13-4, 14-4, 15 और ये डिफिकल्ट में आएगा। 15-5 ये हो जाना चाहिए था। 16, ये 17, 18, 19, 20 ये नहीं होता, चलो इसे भी डिफिकल्ट साइड कर लेते हैं। 26 ये हो जाता 21, ये नहीं होता। 21 7, 21 8, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, तो हमारे यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट प्लस लेवल के थे, और यही 8 क्वेश्चन टेस्ट को बना देते हैं डिफिकल्ट। अगर इन 8 क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हर कोई इजीली कर सकता था, ठीक है। इजियर साइड जो मैं कह सकता हूं 15 क्वेश्चंस थे। 7 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट साइड थे जिनका लेवल अच्छा था, उनका भी ठीक था। ये 8 क्वेश्चन थे जिनमें ज्यादातर लोगों को दिक्कत आई होगी, उसके बाद 7 मॉडरेट और 15 इजी। ओवरऑल वर्डिक्ट है डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। इस तरीके का पेपर आए तो कोशिश करिए कि कम से कम आप 20-20 प्लस तो स्कोर करके जाए। 25 जिसने कर दिया तो बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।